हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग एक नया फिर आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जो मेंस से भी रिलेटेड है और आपके प्रीलियम से सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, मैप आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो यूपीएससी सीएससी में भी पूछा जाता है और अदर अदर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है, वहाँ पे लिए बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में बना ही रहा है। और कुछ ना कुछ बनाने के लिए लोग, ये दोनों लोग देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है ये कारनामात कर रहे हैं कि हम लोग न्यूज़ में बने रहें। जैसे एक और महानुभाव आप पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि वो न्यूज़ में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ अपना वक्तव्य जो है उसमें डालते रहे, डाल रहे। जैसे ट्रम्प, हाँ ट्रम्प जी की बात मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक दिन में निर्णय नहीं, रोज एक निर्णय लेना है। और रोज एक आज किसी एक देश पे टैरिफ लगाएंगे, कल किसी दूसरे देश पे लगाएंगे, परसों कोई तीसरे तीसरे देश पे, और प्रभाव डालना है किसी तरह से। ठीक है? हालांकि ये प्रभाव नहीं डाल रहा है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है और ये इनकी बहुत महानता है कि अभी तक बहादुरों की तरह लड़ रहे हैं। हालांकि कहा गया है ना, किसी तीसरे के चढ़ाए हुए में पहले फंसना नहीं चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, नाटो की सदस्यता के लिए बेचैन थे बेचारे, मिला नहीं नाटो की सदस्यता। फिनलैंड को मिल गया लेकिन इनको नहीं मिला, स्वीडन को मिल गया इनको नहीं मिला। तो नाटो में टोटल जो मेंबर्स हैं कितने हैं, 32 है। और आर्टिकल 5 है उसका नाटो का, मुख्य रूप से यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड ही बनाया गया था। तो उसका आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि अगर किसी एक देश पे, नाटो के सदस्य जो देश हैं उनके किसी एक देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो पूरे सदस्य देशों पे हमला माना जाएगा और पूरे एकजुट होकर उससे लड़ाई करेंगे। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 5 है उसका नाटो का। तो ये समझ रहे थे कि हम नाटो में शामिल हो जाएंगे रूस के खिलाफ। ठीक है, तो नाटो तो यूरोपियन जो यूनियन था, यूरोप जो था, और अमेरिका था वो चढ़ाने का। ये अमेरिका तो चढ़ाने की बात नहीं है, अमेरिका को तो केवल चाहिए अपना बिजनेस, सीधी बात है। वो बिजनेस चाहे जैसे भी हो, बिजनेस उसको चाहिए, तो वो तो हथियार बेचेगा ही, चाहे विश्व में कहीं जगह भी किसी जगह पर हो हथियार अपना बेचेगा, सीधी बात है। और यूरोपियन यूनियन के चढ़ाने में आगे महाराज। आपने देखा हाल ही में पिछले दिनों में कि अमेरिका जो है सेंसस लगाया था कि रसिया से कोई भी तेल जो है इम्पोर्ट मुख्य रूप से नहीं खरीदेगा, भारत खरीदा। अब यूरोपियन कंट्रीज को तेल की आवश्यकता है भाई, ईंधन की आवश्यकता है। अब ईंधन की आवश्यकता के लिए वो कहाँ पर निर्भर होके, कहाँ से लाए? तो वो कहाँ से, डायरेक्ट रसिया से तो मंगा नहीं सकते थे क्योंकि सेंसस लगाया था। तो डायरेक्ट कहाँ से मंगा रहे थे, वहां से आ रहा था इंडिया, इंडिया से जा रहा था फिर यूरोप। बात तो वही हुई। तो केवल और केवल ये चढ़ाने पे आके और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम। और आगे चढ़ा के, जैसे नहीं होता है, जैसे आप गांव में देखोगे युद्ध होता है या कॉमेडी, जैसे मुझे पता है एक बार जब यही जो होली का मौसम आता है उस समय गांव में एक बहुत सी विचित्र सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वो एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन में क्या होता है कि गांव के जितने भी वो सारी चीज़ें होती हैं, लकड़ी वगैरह सारी चीज़ें, या पहले जो होती थी घास फूस की जो वो थोड़ा सा छावनी होती थी, या फिर से जो फसलें कुछ होती हैं, जैसे सब्जियां वो उगाई जाती हैं जो बांस वगैरह पे रख के वो करके, या फिर से इस समय सरसों का भी दिन हुआ रहता है, तो सरसों जब पूरा पीट लिया गया होता है तो उसकी डंठल रखी गई होती है, या जो गोबर से बना हुआ जो पतली होता है वो रखा गया होता है, पुआल अभी रखा गया होता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। या इवन गांव में तो लकड़ियों का ज़्यादा ढेर भी होता है। तो क्या करते हैं लोग लोग मतलब लड़के जो होते हैं वहाँ पे बेसिकली, कि वो जाएंगे अपने ही गांव में, 5-6 लोग ग्रुप में जाएंगे और 6-7 लोग अलग से ग्रुप में जाएंगे, उसमें बात करेंगे। तब तक पीछे से उसका क्या हुआ कि जो झमड़ा है, या मुख्य रूप से देखा जाए उसका जो जो हाउस है, इवन जो घास फूस का जो बना हुआ है उसमें, उसको ही उठा के ले जाके उसमें डाल दिए होलिका दहन में, और डालने के बाद जला दिए। ठीक, वैसे एक ईख है जो होती है, हम लोग की तरफ तो ईख ज़्यादा होती है, तो उसमें ईख का जो पत्ता होता है वो रखा गया है। अब खेतों में है वो, या फिर से किसी के अगर वहाँ पे चलता है तो वहाँ पे रखा गया। अब उसको गया 20 या 25 लड़कों की टोली गई, वहाँ से ले आके धीरे से रख दिए, रख के जला दिए। और बंदा घूम घूम के गाली दे रहा है। अब वो गाली दे रहा है और मजा ले रहा है, मतलब मजा आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे सारी चीज़ें, अब उसके थोड़ा सा कंसर्न में अगर थोड़ा सा जाए अंदर जाया जा, तो उसमें उसको देखकर भी चलना चाहिए कि वो किस स्थिति में है। ठीक है, वैसे ही एक बार ऐसी घटना हुई थी
कि एक गांव से दूसरे गांव में प्रवेश कर रहे हैं बच्चे, 20-25 गांव के, मतलब 20-25 जो है लड़के, जो वही जो होलिका दहन के लिए जो सामग्री इकट्ठा करते हैं, जो अलग अलग, हालांकि सामग्री क्या होता है वही, ऐसे तो स्वेच्छा से लोग अपने अपने घरों से वो चीज़ लेके जाते हैं होलिका दहन में, लेकिन गांव में थोड़ा सा वो मजाकिया टाइप का क्या करते हैं कि किसी का जो पुराना सारी चीज़ें हैं वो ले आके डाल देना, या फिर से जो घास फूस के जो मैंने अभी बताया जो घर होते हैं, वो इवन उसको भी उठा के लगा देगा, या जो गोबर का, गाय के गोबर या भैंस का गोबर का जो बना होता है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उपला जिसको कहा जाता है, इवन गांव में तो ज़्यादा उस पर खाने वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं, तो अलग गांव में चले गए सब। हालांकि कई दिन से जा रहे थे, तो उस दिन उस पूरे गांव के जो लोग थे वो लाठी लेके वो इकट्ठा हुए थे कि आज तो बताएंगे। अब ये जो है इसमें मैंने वहां पे देखा कि 25 जो लड़कों की टोली थी वो जा रहे थे। अब जा रहे थे तो उसमें उस वहां पे अटैक किए कि लेके हम लोग यहाँ पे उपला लेके चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने वो वहाँ के जो है थे वो आक्रमण कर दिए। फिर दूसरे दिन इवन ये लोग गए, तो दूसरे दिन जब गए तो वहाँ पे जो जैसे अपने ही गांव के जो कुछ लोग थे, वो जैसे ड्रिंकिंग करने वाले, उनको चढ़ा दिए। अब कुछ एक दो लोग उसमें होते हैं, और दो तीन लोग जो बड़े कास्ट के लोग थे उसमें चढ़ा दिए कि ये "अरे चलो हम है ना, हम है ना, हम चलो हमारे गांव को, इतना छोटा गांव का होके इतने बड़े वाले गांव को चैलेंज कर देंगे, सब लेके आया जाएगा, ऊपर लेके आया जाएगा, जलाया जाएगा, होलिका दहन में जलाया जाएगा"। अब वो ड्रिंकिंग की वो समझ में नहीं आया कि हाँ हाँ एकदम हम लोग आगे हैं, और छोटे बच्चे भी उसमें थे, बहुत सारे छोटे बच्चे। अब वो जा रहे हैं वहां पे, जैसे ही उपला उठा रहे हैं तैसे उस गांव के लोगों ने पूरा आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया, लाठी वगैरह सारी चीज लेके। अब उसमें सोचिए जो चढ़ाने वाला व्यक्ति था वो पीछे ही था, किसी को नहीं पता था, वह 1 किलोमीटर दूर पहले था। और वहां से जब लोग भगे तो कितने लोग बीच में, जो बीच में खेत पड़ता है तो खेत में ही गिर गए, कितने लोग कहीं अनदर जगह, इवन बहुत बाल बाल बहुत लोग बचे। और वो जो दो लोग जो ड्रिंकिंग किए हुए थे, वो लोग वहीं पे उसी लाठी से पूरे वो दूसरे गांव के लोगों ने वहां पे मार दिया, और पूरा ब्लड वगैरह सारी चीजें, और वो सारी चीजें फिर वहां से हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह सारी चीजें हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आपको चढ़ाए या फिर से अगर आपको कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो आप पहले उसमें सोचिए समझिए कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं, किस क्यों किस एम में लेके जा रहा है। ठीक वैसे ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी, ठीक इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं, जो आप अपने आसपास जो रिलेशंस देखते हैं उसमें भी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी वैसे सारी चीज़ें, वो अलग बात है थोड़ा सा कूटनीति रूप में चलती है, लेकिन चलती है। ठीक, तो यहाँ पर भी ये सारे रिलेटेड है कि यह रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन पर फिर से आक्रमण किया गया है, और इसका जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण करके फिर से कब्जा किया गया है। तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा क्षेत्र है। हालांकि हम लोग को यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करना होगा कि यूक्रेन और रूस है तो यूक्रेन से कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, और इवन यूक्रेन से जो जल वाला पार्ट है वो कौन कौन सा सीमा साझा करता है, इवन अजूब सागर किससे सीमा साझा करता है। इसके साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनको, और ब्लैक सी से भी सीमा साझा करने वाले देश जो हैं उनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए जल्द से। यूक्रेन, ये आप देख पा रहे होंगे, यूक्रेन की सीमा आप कहाँ कहाँ से लग रही है, तो देख रहे हैं, एक है मालदोवाज से लग रही है, रोमानिया से लग रही है, हंगरी से, स्लोवाकिया से, पोलैंड से, बेलारूस से और रसिया से। तो यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से लग रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों से, 7 कंट्री से इसकी सीमा सीमा साझा हो रही है यूक्रेन की। किन किन देशों से, तो वह देश है मालदोवाज है, फिर रोमानिया है, फिर हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, बेलारूस है और रसिया है। तो ये 7 कंट्री से सीमा साझा करता है कौन, यूक्रेन। जिसमें से आप अगर देखेंगे दक्षिण पश्चिम में मालदोवास से और रोमानिया से सीमा साझा करता है, हंगरी से भी करता है, पश्चिम में स्लोवाकिया से और पोलैंड से करता है, उत्तर में बेलारूस से करता है और रसिया से, उत्तर में भी करता है, और आपके पूर्व वाले भाग में रसिया से करता है। फिर एक जल वाला भाग है, ये वाला भाग आप देख पा रहे होंगे, ये अजोब सी है, अजोब सागर है, तो अजोब सागर से भी सीमा साझा करता है यूक्रेन। अब यहाँ से अजोब सागर है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि अजोब सागर है वह उनसे, इससे कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो अजोब सागर से यूक्रेन भी सीमा साझा करता है और रसिया भी सीमा साझा करता है, यानी अजोब सी से यूक्रेन और रसिया दोनों सीमा साझा करते हैं। अब अजोब सी से आप आएंगे कहाँ पे, ब्लैक सी में। तो अजोब सी से ब्लैक सी में अगर आप आते हैं तो एक स्ट्रेट होके आना पड़ेगा, एक जल संधि को पार करके आना पड़ेगा। वो जल संधि का नाम क्या है, कर्च जल संधि। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है
कर्च जल संधि, ठीक ना। तो कर्च जल संधि कहाँ कहाँ पे है, तो ब्लैक सी और अजोब सी के बीच में है। तो अजोब सी से तो केवल दो ही देश सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन है, रसिया और यूक्रेन है, बाकी कोई नहीं करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग ब्लैक सी पे। तो ब्लैक सी में अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके नदी के बारे में देख लेंगे। जो यूक्रेन वाला पार्ट है उसमें कौन कौन सी नदी है, तो दो नदी मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रही होगी जो क्यू से एक होके आ रही है। एक है डिनीप्रो नदी और एक है निस्टर नदी, ठीक है। तो आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है कि निप्रो और निस्टर नदी किन देश में बहती है, तो यह किस देश की है, यूक्रेन की है, ठीक ना। तो यूक्रेन की नदी है निप्रो और निस्टर नदी, ठीक। और ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो ब्लैक सी में जाके गिरती है, ठीक। तो ये ब्लैक सी में जाके गिरने वाली नदी है कौन कौन सी, निप्रो और आप देख पा रहे होंगे निप्रो के साथ एक कौन सी नदी है, तो निस्टर नदी। तो निप्रो और निस्टर यूक्रेन का है, ठीक। अब ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले थोड़ा सा हम लोग सी एफ अजब तो देखे ही हैं, साथ में आप लोग देख लेते हैं कि ब्लैक सी में कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। तो ब्लैक सी से सीमा साझा करने वाले देश कौन है, एक तो टर्की है, फिर उसके बाद से बुल्गारिया है, फिर उसके बाद से रोमानिया है, फिर रोमानिया के बाद से यूक्रेन है। मालदोवाज जो है वो नहीं करता है, देखिए मालदोवाज ऊपर है, ये यूक्रेन वाला पार्ट है, ठीक ना। तो मालदोवाज जो है वो ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक ना। तो यूक्रेन हो गया, फिर रसिया हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया। तो कौन कौन सीमा साझा कर रहे हैं ब्लैक सी से, तो वो है रसिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। यह देश जो है किससे सीमा साझा कर रहे हैं, ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टर्की में एक सी पड़ता है मरमरा सी, ठीक है, मरमरा सागर। तो मरमरा सागर और ब्लैक जो सी है यानी काला सागर, इसके बीच में एक जल संधि है, बास्फोरस जल संधि। क्या कहा जाता है इसको, बास्फोरस जल संधि। तो बास्फोरस स्टेट जो है वह किसके किसके बीच में है, किसको किसको जोड़ता है, तो ब्लैक सी से जोड़ता है मरमरा सागर को। और मरमरा सागर किधर पड़ता है, टर्की में पड़ता है, तुर्की में पड़ता है, यहाँ पे है, ठीक ना। ये है मरमरा सागर और ये है आपका ब्लैक सी। इसको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है इसी को क्या कहा जाता है, बास्फोरस जल संधि। क्या कहा जाता है, बास्फोरस जल संधि कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है एजियन सी, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी एफ अजोब मैंने बताया, कर्च जल संधि है, ब्लैक सी है, मरमरा सागर है, ठीक है, एजियन सी है। और एजियन सी टर्की में देखेंगे तो इलाला बे, इलाला खाड़ी और इजमीर खाड़ी, यह किधर है, वह टर्की के पश्चिम में है और एजियन सी में है, ठीक है। अब टर्की के दक्षिण में आप जाएंगे तो मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर आज अजरबैजान में जाएंगे तो कैस्पियन सी पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कैस्पियन सी में कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से देश, याद रखिएगा। कैस्पियन सी से रसिया करता है, कजाकिस्तान करता है, फिर उसके बाद से तुर्कमेनिस्तान करता है और ईरान करता है और अजरबैजान करता है। एंड टोटल 5 कंट्री जो है वो सीमा साझा करते हैं किससे, कैस्पियन सी से। कौन कौन, तो रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसमें बिल्कुल ही सीमा साझा नहीं करता, ये ध्यान रहे। तो रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये कैस्पियन सी से सीमा साझा करते हैं। फिर अरल सागर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अरल सी से कौन कौन सीमा साझा करता है, तो अरल सी से सीमा साझा यानी दो कंट्री के बीच में अगर ऐसे पूछ दे किन दो कंट्री के बीच में अरल सी है, तो ये अरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा सी है, अरल सी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो क्षेत्र था वो अरल सी, कैस्पियन सी के बाद उधर अरल सी था, ठीक है। ये है कैस्पियन सी, जैसे मैंने बताया कि ईरान और तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, फिर आपका कजाकिस्तान और रसिया इससे सीमा साझा करता है। और इधर ब्लैक सी से तो रसिया देखिए अजोब सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी सिर्फ सबसे सीमा साझा कर रहा है, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे थोड़ा सा। अब रिवर्स में आप देखेंगे ब्लैक सी में कौन कौन सी नदियां आके गिरती हैं, तो अभी मैंने बताया यूक्रेन में बहने वाली जो थी वो नीपर नदी थी और निस्टर नदी थी, ये यूक्रेन से होके आके ब्लैक सी में गिरती हैं। फिर डेन्यूब नदी भी आके ब्लैक सी में ही गिरती है। फिर डॉन नदी जो रसिया से बहती है वो भी जाके कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में ही गिरती है। तो डॉन नदी कहाँ की है, रसिया की, याद रखिएगा। और डेन्यूब नदी जो है पोलैंड से होते हुए आके कहाँ पे गिरती है, ये ब्लैक सी में गिरती है। फिर कुबान नदी जो जॉर्जिया में पड़ती है, जॉर्जिया में बहती है, ये भी आके ब्लैक सी में गिरती है। और किजली मार्क जो नदी है ये भी आके ये तुर्कमेनिस्तान टर्की में बहती है और ये ब्लैक सी में आके गिरती है। फिर सकारिया नदी ये भी टर्की में है और ये आके ब्लैक सी में गिरती है। तो ये कुछ नदियां थी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और बास्फोरस जल संधि मैंने पहले ही बताया आपको, यह क्या करता है, मरमरा सागर से ब्लैक सी को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, मरमरा सागर, इसको याद रखिएगा, ठीक। लेक वान आपसे पूछ सकता है, लेक वान, वान जो झील है वो कहाँ पे पड़ता है, तो वान झील आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे पड़ता है, टर्की में पड़ता है, ठीक ना। तो टर्की में है लेक वान, ये इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक है, तो ये कुर्स्क क्षेत्र था।
जहाँ पे रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना से पश्चिमी कुर्स क्षेत्र में बड़े हिस्से को वापस लेने पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब ये कुर्स क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो ये यूक्रेन वाला पार्ट था। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये बेलारूस के सटा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, यहीं पे है कुर्स क्षेत्र, इसी को या हथियाना चाह रहा है रूस इससे, ठीक। तो एक शहर और कुर्स्क ओब्लास्ट का प्रशासनिक केंद्र है जो रूस की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित होता है। और रूस के यूरोपियन भाग के मध्य में मॉस्को से लगभग 450 किलोमीटर के दक्षिण में ऊपरी सेयम नदी, ये याद रखिएगा, सेयम नदी कुर्स क्षेत्र में बहती है, इसके किनारे स्थित है। तो कुर्स्क एक शहर है जो रसिया का, जो किस नदी किनारे है, सेयम नदी के किनारे है। इस क्षेत्र ब्लैक अर्थ क्षेत्र का हिस्सा है जो अपनी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है और इसीलिए रसिया इसको हथियाना चाह रहा है। कुर्स्क क्षेत्र के माध्यम से महाद्वीपीय जलवायु होती है जिसमें अलग अलग मौसमी विविधताएं इसमें पाई जाती हैं। कृषि के दृष्टि से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूस के सबसे पुराने शहरों में से एक है ये, और इसका पहली बार 1032 में ऐतिहासिक दस्तावेज में इसका उल्लेख किया गया, दिखाई दिया हुआ है। और इस शहर को 1240 में ततारों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और 1586 तक यह खंडहर बना रहा। फिर इसे रूसी बसने वालों की रक्षा के लिए एक सैन्य चौकी के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार और कुर्स्क की लड़ाई, शहर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तीव्र लड़ाई इसमें देखा गया था। इसमें कुर्स्क की लड़ाई लगभग जुलाई से अगस्त 1943 में, जो कि युद्ध युद्ध की सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई थी, उसके रिजल्ट में जर्मनी को हार मानना पड़ा था इसमें। और आधुनिक अर्थव्यवस्था और उद्योग के मामले में कुर्स्क क्षेत्र को अगर देखा जाए तो इसमें विविध प्रकार के औद्योगिक आधार हैं, जिसमें मशीन निर्माण हो गया, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सिंथेटिक फाइबर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आर्थिक वृद्धि में योगदान देते हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नौ गतिविधि इसमें अगर देखा जाए तो 2024 में गर्मियों में एक अप्रत्याशित बिजली हमले में इसमें यूक्रेनी सैनिकों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और रूस के कुछ क्षेत्र में यूक्रेन की उपस्थिति में तेजी से गिरावट अब आई रही है, और इसीलिए यह फिर से वहाँ पे इम्पोर्टेंट बना हुआ है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने जितना भी सी है लगभग मिडिल ईस्ट में, उसको मैंने बता दिया है, जो आपके प्रीलिम्स में बिल्कुल ही पूछा जा सकता है वहाँ से प्रश्न। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।